Assalamu alaikum. This is another video in the continuation of trigonometry videos. Now we'll start with angle of elevation and depression because ये वाला topic रह गया था जिसके अंदर आपको मैंने bearing तक करवा दिया था. Now we'll go with angle of elevation and depression. अब इसके साथ ही ये 3D problems जो है वो करना बहुत ज़रूरी है. Topic number 6 and 7 they go side by side because angle of elevation and depression is again a 3D problem for us as well. Alright, so to begin with, I'll start with explaining what angle of elevation and depression is. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन. अच्छा जी, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर, हाइट पे, और डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है, एंड दिस इज अ बिल्डिंग एंड दिस इज अ पॉइंट एट अ ग्राउंड P. ठीक है, यहाँ पर ये 90 डिग्री बनता है. अच्छा, एक बात याद रखें कि ग्राउंड, जब वो कहते हैं ना कि ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर ऑन द ग्राउंड, ऑन द लेवल ग्राउंड, इसका मतलब दे आर ऑन द ग्राउंड. एंड अगर वो किसी और चीज़ की बात करें, बिल्डिंग की या वर्टिकल मास्ट की या ट्री की या कुछ भी, तो इट हैज़ टू बी वर्टिकल. ओके, ये वर्टिकल है, अंडरस्टूड है ये. ठीक है, इट हैज़ टू बी वर्टिकल एंड द ग्राउंड makes a 90 degree angle, right? So if I am standing at point P and I am looking on the top of the building, which I can say a point T, तो यहाँ पर जो मेरा एंगल बन रहा है ऊपर देखते हुए इस लेवल ग्राउंड के साथ, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, अब पॉइंट P से आई एम लुकिंग अप. ठीक है, लुकिंग अप, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है. What if I am standing on top of the building at point T and I am looking down at point P? तो ऊपर से जब मैं नीचे देखूंगा, that will be my angle of depression. अच्छा, अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों they always are made with horizontal. जैसे नीचे ग्राउंड के साथ E बना था एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर भी यहाँ पे नहीं बनना. ठीक है, वर्टिकल के साथ कभी भी नहीं बनना, हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनना है. अगर वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं भी है, जैसे यहाँ पर नहीं थी, तो मैंने खुद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है और उसके साथ मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया है. अच्छा, अब अगर गौर से देखें, आपने पढ़े हुए हैं एंगल ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, पैरेलल लाइंस वाले जो हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज दिस? ये दोनों कौन से टाइप के एंगल्स हैं? देख रहे हैं आप, हॉरिजॉन्टल ऊपर वाला, हॉरिजॉन्टल नीचे वाला, डेफिनेटली ये पैरेलल होंगे. तो इसका मतलब है ये जो D है ये इसके ऑल्टरनेट है. इसका मतलब है एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है. वो क्या चीज़ें हैं? पहली चीज़ ये, एंगल ऑफ elevation and depression are made with the horizontal line. ठीक है, सेकंड पॉइंट आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि एंगल ऑफ एलिवेशन is always equal to angle of depression. थर्ड चीज़ ये कि अगर लिखा हुआ ना, find the angle of elevation of A from B, तो फ्रॉम के बाद जो लेटर लिखा होता है एंगल वहीं पे बनता है. ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ A फ्रॉम B उसने लिखा है, तो जिसका मतलब है ये कुछ ऐसे होगा. ये टॉप A होगा, ये B होगा
और बी से यहाँ ऐसे ऊपर देख रहा होगा और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। अगर वो ऊपर वाला एंगल मांग रहा है ना आपसे, फिर वो कहेगा फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बी फ्रॉम ए। फ्रॉम ए, फ्रॉम के बाद ए है तो इसका मतलब है यहाँ पर बनेगा, यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल लगानी पड़ेगी। ये एंगल पूछ रहा है आपसे। अब ये एंगल वो एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल ही होता है, वो ट्राइंगल के अंदर आ जाता है, इसलिए हम ट्राइंगल के अंदर एंगल एलिवेशन का निकाल लेते हैं, तो वो इक्वल ही होगा डिप्रेशन के। समझ आ गई? दिस इज़ द होल आइडिया ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। अच्छा, अब कभी कभी थ्री डायमेंशनल में ना हमें प्रॉब्लम ये आती है कि वो 3 पॉइंट्स बना के ऐसे दे देते हैं, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ बी एंड आई कैन कनेक्ट देम लाइक दैट। ये ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, वो यूजुअली आपको एक एक 3 पॉइंट्स लेवल ग्राउंड के ऊपर दे देता है, दीज आर द पॉइंट्स ऑन द लेवल ग्राउंड। और अगर वो कहता है बी के ऊपर कोई टावर है, बी पे टावर है एंड दिस इज़ द टॉप ऑफ टावर, अब वो कहेगा कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए टू द टॉप ऑफ टी द टावर। ठीक है, तो ये हमारा, अब यहाँ पर ये एंगल मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, दिस इज़ माई एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है ना, ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। लेट्स से अब वो कहता है, अच्छा ये जो अभी मैंने बनाया ना, दिस इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टी फ्रॉम ए। ठीक है, लेट्स से अगर वो पूछता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टी फ्रॉम सी, वो कहाँ बनेगा? वो बनेगा, सी पॉइंट कहाँ है? फ्रॉम सी का है ना उसने। ठीक है, तो इसका मतलब है सी पे बनेगा और टी से बनेगा, क्योंकि टी से उसने कहा है। ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर, ये इस वाली लाइन के साथ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली। ठीक है, अच्छा अब याद रखना है ये भी आपका 90 डिग्री एंगल है। क्यों? क्योंकि दिस बी टी इज़ द टावर, वर्टिकल टावर ऑन पॉइंट बी। तो ए बी सी तीनों हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर हैं, तो टावर बी टी का एंगल बी सी के साथ और बी ए वाली लाइन के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, दिस इज़ योर एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर दिस पार्ट। ठीक है ना, इस तरीके से आपने याद रखना है। चलें अब ज़रा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, फिर आपको समझ आती है कि वर्कशीट का क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। ऑलराइट, दिस इज़ द क्वेश्चन, प्रॉब्ली दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। तो इसमें देख लेते हैं हम ये क्या कह रहा है। द डायग्राम शोज, अच्छा एक तो बात ये है कि प्लीज़ क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ लिया करें, सिर्फ डायग्राम को ना देखते रहा करें। डायग्राम से बहुत सारी बातें शायद समझ ना आए, आपको पढ़ के पता लगेगा व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ नॉट गिवन। ठीक है, द डायग्राम शोज अ वर्टिकल विंड टर्बाइन विद ब्लेड्स 30 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस है 30 मीटर लॉन्ग जो है उसका मतलब क्या है? 30 मीटर लॉन्ग का मतलब है ए से लेके इसके सेंटर तक ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये 30 मीटर्स है। अच्छा, द ब्लेड्स आर स्टेशनरी विद द पॉइंट ए बीइंग द मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। स्टेशनरी का मतलब है इट इज़ एट रेस्ट, इट इज़ नॉट मूविंग। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से पूरा वो टॉप पे है, ए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ग्राउंड से। दिस इज़ द स्पॉट ऑन ग्राउंड, दिस इज़ द ग्राउंड पे है ये, और यहाँ से इसका टॉप ए पे है। ठीक है, द पॉइंट बी इज सच दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए फ्रॉम बी, अगेन लुक एट दिस थिंग, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको, बस ये देखना है आपने। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, ए फ्रॉम बी है, इसका मतलब है बी पे बनेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा, तो ये डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है। ए फ्रॉम बी लिखा हुआ है, तो बी से ए वाली जो लाइन जा रही है, इसका मतलब है उस लाइन के साथ बनेगा, मतलब ये ऊपर वाली लाइन के साथ बनेगा। ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन जो है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो 34 एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ तक ये बन गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज़ 34, दिस होल एंगल इज़ 34 डिग्रीज। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द ब्लेड सी फ्रॉम बी इज़ 25। सी कहाँ पर है? सी पॉइंट ये है, फ्रॉम बी ही लिखा हुआ है अभी भी।
ठीक है, इसका मतलब है फिर से बी के ऊपर बनेगा और डॉटेड लाइन के साथ बनेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। और बी से जो लाइन सी की तरफ जा रही है वो कौन सी लाइन है, वो आप देखें कौन कौन सी लाइन है, उसको मार्क कर लें। ठीक है, तो वो ये वाली लाइन है, क्योंकि ये लाइन बी से सी की तरफ जा रही है। ठीक हो गया। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो ये एंगल बन रहा है, दिस एंगल, ये हमारा 25 डिग्री एंगल है, ये 25 डिग्री एंगल है। अब कॉमन सेंस क्या कहती है कि 34 पूरा है, 25 नीचे वाला है, तो इसका मतलब है ये एंगल कितना है, ये है 9 डिग्रीज। ठीक है जी, ये 9 डिग्रीज है। और यहाँ एंगल कितना बनेगा, विल इट बी 90 डिग्री? यस, बिकॉज देर इज अ वर्टिकल ये टर्बाइन वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ इसका एंगल 90 डिग्री बनेगा। अब ये कहीं लिखा नहीं हुआ, बट इट इज़ अंडरस्टूड ना, उसने कहा है वर्टिकल विंड टर्बाइन, देख रहे हैं ये वाला वर्ड वर्टिकल विंड टर्बाइन, तो इससे हमें पता लग जाता है 90 डिग्री। इफ आई कंसिडर द होल ट्राइंगल विच इज़ ए बी एंड दिस पॉइंट, इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ एफ, ए बी एफ। ए बी एफ को देखें तो इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल? यस, है ना? तो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस एंगल, ये कितना होगा? 90 ये है, ये वाला 34 है, बी एंगल पूरा, तो ये हो जाएगा 56। ठीक है जी, ये हो गया 56। अच्छा, अब अगर ये 56 है तो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा? नाउ कंसिडर द ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, ट्राइंगल ए बी सी कुछ ऐसे करके बन रहा है, ऐसे करके बन रहा है, अगर आप गौर से देखें तो ऐसे करके बन रहा है। मैं बाकी डायग्राम नहीं बना रहा, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये 9 है, ये अभी अभी हमने फाइंड किया है 56 है। ये वाला एंगल कितना होगा? दो एंगल पता है, तीसरा एंगल होगा 115, 180 में से माइनस कर दिया मैंने। ठीक है जी, 115। उसने कहा था कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी। अब ए बी के लिए, ए बी फाइंड करने के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा सकता, क्योंकि क्योंकि मेरे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। 90 डिग्री है, 34 डिग्री दिया हुआ है, दैट्स इट, और कोई चीज़ नहीं मुझे दी हुई। वो ऊपर से ब्लेड की साइज़ 30 मीटर्स दिया हुआ है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है मुझे। या तो ये पूरी दी होती ना ये वाली, फिर तो मुझे फ़ायदा था। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर करना पड़ा है। ठीक है, तो अगर ए बी सी, अगर आप ए बी सी ट्राइंगल देख रहे हैं तो ये वाली साइड 30 मीटर्स है, तो मुझे निकालनी है ये ए बी साइड। ठीक है, अब आगे करें, कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी। अब ए बी निकालने के लिए तो कैन आई यूज़ साइन रूल, क्योंकि मुझे एक पेयर दिया हुआ है। देख रहे हैं, मैंने कहा था साइन रूल में कि अगर आपको एक पेयर एंगल और साइड का पता हो तो फिर आप साइन रूल लगा सकते हैं। ये देखें, ये साइड है, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल है। ठीक है, ये एक पेयर बन गया, तो आप अब लगा सकते हैं साइन रूल। तो इसका मतलब है ए बी ओवर साइन ऑफ 9 इज इक्वल टू ए, एक मिनट ज़रा, ये थोड़ा सा मसला हो गया। ए बी ओवर ए बी के ऑपोजिट, एक्चुअली ए बी जो साइड है ना वो ये है, वो मैं पेयर साइन रूल का बता रहा था कि किस साइन रूल लग सकता है कि नहीं। दिस इज़ 115, तो ये हमारा ए बी के ऑपोजिट एंगल आएगा। तो साइन ऑफ 115 इज इक्वल्स टू ए सी विच इज़ 30, तो वो जो पेयर है वो आप यूज़ करेंगे यहाँ पे 30 ओवर साइन ऑफ 9। ये अब आप बाकी कैलकुलेटर का काम है। 30 यहाँ से आप ये कैलकुलेटर के अंदर टाइप कर दिया करें। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है, एंड दिस विल बी 173.8। दिस इज़ योर आंसर, 173.8 मीटर्स। क्लियर है जी? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। आए ज़रा अगले टॉपिक पे, अगले पार्ट पे। A different wind turbine shown in the diagram has the center of its blades 75 meter from the base of the turbine D। ये हमें नज़र भी आ रहा है। ठीक है, this is 75 meters, right?
Point E is on sloping ground. Sloping ground. This is the point to be noted. This is not the horizontal ground. Horizontal नहीं है, यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बन रहा, ठीक है, ये नहीं देखना आपने. पॉइंट ई इज़ ऑन द स्लोपिंग ग्राउंड. अगर लिखा होता ना पॉइंट ई इज़ ऑन द लेवल हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, तो फिर हम इसको कंसिडर करते 90. अभी हम 90 कंसिडर नहीं कर सकते. 180 फ्रॉम एफ एंड 130 मीटर फ्रॉम डी. ये डायमेंशंस लिखी हुई हैं, नज़र आ रही हैं हमें. कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ई फ्रॉम एफ. अच्छा, अब ज़रा देखें, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ई फ्रॉम एफ हमें निकालना है, ठीक है. तो कहाँ बनना चाहिए? ई फ्रॉम एफ का क्या मतलब है? ई फ्रॉम एफ का मतलब है एफ के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बनेगा ऐसे करके, ठीक है. ई तक देखना है मुझे, तो इसका मतलब है ये मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो वो मांग रहा है. So now do you see a triangle? Consider triangle DFE. Now since point E is on the sloping ground, you cannot draw an angle here. This angle is not required. Why? Because this is not 90 degree angle. This is not 90. Why? Because it is a sloping ground. ठीक है, तो ये 90 तो नहीं है. तो एक्चुअली वी नीड एंगल दिस डी, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम एफ है ना, तो हमें एफ से ई की तरफ देखना है. अच्छा, अब ये हमें पूरा एंगल पता है कितना है. दिस इज 90 बिकॉज दैट इज हॉरिजॉन्टल, डी एफ इज वर्टिकल, सो दिस इज 90. सो इफ वी फिगर आउट दिस and we subtract it, we can easily find the angle D. How would you do that? Applying cosine rule. Consider triangle DFE and apply cosine rule. So cos of f is equals to 180 squared plus 75 squared minus 130 squared over 2 times 180, 75. So angle F is cos inverse. अच्छा, ये मैं exactly इसको कैलकुलेटर पर डाल देता हूँ. I did that already. ये मैंने डाल दिया, ठीक है. And you got 38.5. I did everything right. 38.5 is your answer. ठीक है. Angle F is 38.5. अभी 38.5 एंगल कौन सा निकला? ये हमारा एंगल ये वाला निकला 38.5. बट इज दिस द एंगल ऑफ डिप्रेशन? एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने कहा था हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है. तो एंगल D इज एक्चुअली द एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो 90 minus 38.5, that will give you 51.6. 51.6 is your answer to this part of the question. All right, that's it. All right, there's one more question regarding bearing and the angle of depression and elevation as well. This is also related to three-dimensional. The bearing of B from A is 56. B is 2 kilometers due west of C, which means that B is a point exactly to the left of C, right? When I say that, that means if I draw a compass, the 4 directions, if I draw it like that, this will be angle 90 degree. All of these will be 90 degrees. ठीक है, ये उसने इसलिए हमें ये बताया. ठीक है. अच्छा, अब अगर मुझे निकालना है ए सी लेंथ ये वाली है, ठीक है, ये लेंथ ए सी है. अब ए सी निकालने के लिए आई विल कंसिडर, सबसे पहले देखा करें कौन सा ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं. कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी. If you consider triangle ABC, we know this is 2, this is 12. We can easily find AC by applying cosine rule if we know this angle. So if you know this angle, then we can easily apply the cosine rule to find AC. And how do you figure out this angle? ठीक है, तो पॉइंट बी के ऊपर जो जो एंगल आपको पता है आप वो तो फाइंड करें ना, जो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं. इफ़ आई ड्रॉ नॉर्थ ऑन बी, व्हाट विल दिस एंगल बी? दिस विल बी 90, राइट? उसने कहा था ड्यू वेस्ट ऑफ सी है, दिस विल बी 90. एंड व्हाट अबाउट दिस एंगल?
Now again, now consider this is north at A and this is the north at B, which means these two lines are parallel. If these two lines are parallel, this line is a transversal. So can I say that angle B, ये वाला जो angle है और ये वाला जो angle है, they are interior angles. That means this will be 180 minus 56, which is 124. ठीक है, अब अगर वो 124 है तो हम ये बाकी एंगल फाइंड कर सकते हैं 360 में से आप माइनस कर दो 360 minus 124 minus 90. What will you get? You will get 360 minus 124 minus 90. That is 146. So yeah, jagah 146 degrees. So this is 146. Now you have everything you required. So AC is equal to 2 squared plus 12 squared minus 2 into 2 into 12 into cos of 146. So AC will be square root of, एटलीस्ट आप इतनी तो वर्किंग कर दिया करें, इतना आपने शो करना है उसको ताकि वो आपको मार्क्स दे सके। ये नहीं है कि आपने बिल्कुल सारा कैलकुलेटर पर डाल देना, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा आप दिखा तो दें कि मैंने ये किस तरह किया है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू इनफ स्टेप्स। सो इट विल बी 187.7। ठीक है, 187.79 ये भी लिख सकते हैं। ए सी इज़ इक्वल्स टू, इसको हम स्क्वायर रूट भी इसका ले लेते हैं, ये हमारा आंसर आ गया, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। दैट विल बी 13.7 मीटर्स, बल्कि किलोमीटर्स। ठीक है जी, 13.7 किलोमीटर इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट, ये तो बहुत ही आसान है। एक क्लिफ है, सी इज़ द बेस ऑफ अ क्लिफ, the top of the cliff D is vertically above C. When it says vertically above C, that means यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, और DC is perpendicular to BC, उसने खुद कह भी दिया है। DC is 105 मीटर्स। बी केयरफुल, ये किलोमीटर्स हैं, ये मीटर्स में दे रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूँ 0.105 मीटर्स, दिस इज़ 0.105 मीटर्स। कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डी फ्रॉम बी, इसका मतलब है बी पे बनेगा और डी वाली लाइन के साथ बनेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ ऑलरेडी है, ये हमारा एंगल है। तो ये हमें एंगल निकालना है। क्या लगाएंगे? ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। कंसिडर ट्राइंगल बी सी डी, बहुत आसान है। टैन लग जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दी हुई है, तो 0.105 डिवाइडेड बाई 2 tan ई इज़ इक्वल टू क्या आता है भाई, 0.105 divided by 2, that will be 0.0525, and angle E will be tan inverse 0.525, and angle E will be equal to tan inverse answer 3, that will be 3 degrees. So 3 degrees is your answer, angle of elevation of D from B. That's it. Alright, बाकी आप प्रैक्टिस खुद करें इसकी। ठीक है, जो जो पास पेपर्स हैं 18, 19, 20, 21, ये पास पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इनको करें so that you can you can become better in this topic. Thank you.